अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों ने बच्चों पढ़ना है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सेल के दरमियान कंपैरिजन। ठीक है, क्या डिफरेंस है यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का आपस में। वैसे आपको पहले बता चुकी थी मैं कि प्रोकैरियोट जितने भी हैं उनका न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल का वाज़े न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक जो हैं आपने पहले पढ़ भी लिए हैं कि जो बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं और ऑल प्लांट्स एंड एनिमल यूकैरियोट सेल में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनके दरमियान। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ सेल हैव 3 बेसिक पार्ट। तीनों के पास 3 बेसिक पार्ट तो हैं। वो कौन कौन से हैं? आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल भी है और सेंटर कंट्रोल सेंटर भी इनके दरमियान है। 3 चीज़ें तो लाजमी हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन भी है इनके पास। ठीक है, फिर दरमियान में जो फ्लूइड होता है वो भी इसके पास है और सबसे जो मिड में होता है कंट्रोल सेंटर वो भी तीनों के पास होता है। ये क्या है इनके दरमियान जो है सिमिलैरिटीज़ हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, और दोनों में ही राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ये है इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़। लेकिन अगर हम लोग इनके डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ बेशक इनके दरमियान हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आल्सो हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन इनके दरमियान फ़र्क भी है, डिफरेंसेस भी हैं। अब वो हमें डिफरेंसेस देखने, उससे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों के, अगर पेपर में आपको आगा कि कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल पूरा क्वेश्चन, तो आपने ये पूरा लिखना है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ डिफरेंसेस पूछा कि डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, तो आपने सिर्फ ये उसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब इनको देख लेते हैं वन बाय वन। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सो फर्स्ट ये है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एक वाज़े साफ न्यूक्लियस होता है, और बाकी उसके अंदर काफ़ी तादाद में ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। लेकिन यही स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ना ही उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जितने भी क्रोमोसोम्स बनते हैं यूकैरियोटिक सेल के वो सारे डीएनए और प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, लेकिन दे क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के दरमियान में ही पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि बना भी किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का, और वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, अकेले पड़ा। ये चीज़ हमने मेरे ख्याल में पीछे पढ़ी थी न्यूक्लियस में। जब हम न्यूक्लियस का पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, तो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, और वो भी साइटोप्लाज्म में किसी किनारे पे या किसी दरमियान में ऐसे ही पड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि ऑन एवरेज यूकैरियोटिक सेल आर 10 टाइम लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और एवरेज हम देखी जाए, अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल जो है तकरीबन 10 गुना बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। जैसे आप देखें बैक्टीरिया तो हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आ रहे होते। ठीक है, वो एक सेल पे कंसिस्ट होते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होते। वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हमें, जाहिर है वो बहुत ही छोटे हैं। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो सेल वाल है किसकी, प्रोकैरियोट्स की, वो किसकी बनी होती है, सिंगल मॉलिक्यूल की। ठीक है, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सेल वाल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, अमाइनो एसिड और शुगर से बना हुआ एक छोटा सा मादा। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है आल्सो हैव सेल वाल। यूकैरियोट की जो है अपनी एक सेल वाल होती है जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। पौधों के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई के अंदर वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बच्चों ड्रा कर लेनी है। ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, इनके प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि डिफरेंसेस क्या हैं।
यूकेरियोटिक सेल जो है उसके अंदर एक वाज़े प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। क्रोमोसोम्स के अंदर यूकेरियोटिक सेल जो है उसका क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं और वो न्यूक्लियस के दरमियान पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से ही बनता है जो कि साइटोप्लाज्म के दरमियान में फ्लोट कर रहा होता है। और यूकेरियोटिक सेल जो हैं प्रोकैरियोटिक से 10 गुना बड़े होते हैं। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मालिक्यूल जिसका नाम पेप्टिडोग्लाइकन है उससे बने होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक के सेल जो हैं वो सेलुलोज का बना होता है प्लांट का, और काइटिन का बना होता है फंजाई का। जिसे सारी हम लोग पीछे देख चुके हैं, बस आप लोगों की एक रिवीजन है, आप लोगों के लिए ये अलग से पॉइंट दिया गया है अच्छे से इसको कवर करने के लिए। अब अगला पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। तो इसको फिलहाल आप लोग छोड़ दें, ये इतना अहम भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात बताई गई है कि जो सेल, जैसे सेल का फंक्शन होता है, सेल की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक है, जैसा जिसने काम करना होता है वो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर सारी बयान करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल इसको छोड़ दें। तो हम आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस इन द शेप ऑफ द सेल, इसको भी फिलहाल रहने दीजिए। डिफरेंस इन द साइज भी रहने दीजिए, और डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसको भी रहने दीजिए। इसको मैं आप लोगों को वहाँ आपके पास आके तो प्रॉपरली करवाऊँगी। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे करना है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, कि पैसेज क्या है, मॉलिक्यूल का रास्ता क्या है सेल के अंदर और बाहर जाने का। सेल मेम्ब्रेन हमें पहले से पता है कि वो सेमी परमिएबल है, वो कुछ मटेरियल को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ को जाने नहीं देती है, इनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट हो रही होती है उसके कुछ तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है डिफ्यूजन का। ठीक है, एक डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक ऑस्मोसिस है। फिलहाल हम आज आप लोगों को मैं डिफ्यूजन का पढ़ाऊँगी कि डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का अपने हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना, उस तरफ हरकत करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लें कि एक कमरा है, हम कमरे के एक तरफ परफ्यूम को छिड़कते हैं, वहाँ परफ्यूम को हमने छिड़का, थोड़ी देर में वो परफ्यूम की जो स्प्रे है, वो जो स्मेल है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो ये क्यों फैलती हैं फ़ौरन ही, क्योंकि वो अपने ज़्यादा जगह वाले एरिया से कम जगह वाले एरिया की तरफ चली जाती है। पानी भी ऐसे ही होता है कि पानी अगर हम किसी जगह पे हमने पानी रखा हो, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से पानी उधर को मूव करेगा जहाँ पे पानी कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है असल में, डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल का अपने ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले एरिया से कम कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना। ठीक है, अच्छा, और डिफ्यूजन किससे होती है, पहले आपने डेफिनेशन इसकी यहाँ तक कर लेनी है, उसके बाद आप ज़रा नीचे के लिए, डिफ्यूजन इज ड्राइवन इंटायरली बाय द मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन असल में होती किससे है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी ऑन द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी एनर्जी, कोई भी ताकत इसके ऊपर नहीं लगा रहा, विदाउट ताकत ये काम हो रहा है, खुद ही मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट्स वाई डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है इसकी, द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ मोर इनसाइड इंटेस्टाइन इज एज कम्पेयर टू विलाई। कंसनट्रेशन जो होती है ग्लूकोज की वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू विलाई, विलाई की निस्बत। अब विलाई क्या होती है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर। ग्लूकोज मूव फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द वॉल ऑफ विलाइस बाय डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज अब इंटेस्टाइन में ज़्यादा है तो वहाँ से वो विलाई के अंदर चली जाती है, कैसे जाती है, डिफ्यूजन के अमल से। ठीक है, यानी कि अब इंटेस्टाइन में ज़्यादा है ना ग्लूकोज, तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन इनके विलाई जहाँ पे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम है उधर को मूव कर जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कि ये क्या होती हैं। सम मालिक्यूल कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कुछ मालिक्यूल जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, क्यों,
ड्यू टू देयर साइज और चार्ज, उनके साइज से चार्ज की वजह से वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। द मूवमेंट ऑफ सच मालिक्यूल इज असिस्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। तो कुछ खास किस्म की प्रोटीन होती हैं जो ये काम परफॉर्म करती हैं। उन प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन। एंड द डिफ्यूजन असिस्टेड बाय देम इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अब फैसिलिटेटेड का मतलब बच्चों क्या होता है? सहूलत देना, किसी को भी फ़ायदा देना, किसी को सहूलत देना। ठीक है। अब सेल के अंदर कुछ मालिक्यूल ने हरकत करनी है, कुछ मालिक्यूल ने जाना है, लेकिन उनका साइज़ इस तरह का है कि वो अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे उनको हेल्प कौन कर रही होती है? प्रोटीन। वो प्रोटीन का नाम क्या रख दिया गया है? ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन। वो क्या करेंगी? वो हेल्प करती हैं। ठीक है। उस डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं। हो डिफ्यूजन ही रही है, लेकिन वो हेल्प कर रही हैं उस मालिक्यूल की अंदर जाने में या बाहर आने में। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दिस प्रोटीन हेल्प मालिक्यूल टू मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी मालिक्यूल कहाँ जा रहे हैं? हायर से लोअर की तरफ ही जा रहे हैं, जैसे पीछे डिफ्यूजन में हुआ था। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्रोटीन भी साथ में फैसिलिटेट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। प्रोटीन डू नॉट स्पेंड एनर्जी फॉर दिस मूवमेंट। प्रोटीन एनर्जी ज़ाया नहीं करती इस काम के लिए। देयरफॉर इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी क्या है? असल में पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे शक्ल में देख सकते हैं कि अब मालिक्यूल ने जो है यहाँ से, ये जो बाहर मालिक्यूल है इन्होंने अंदर मूव करना है सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है। तो अब कुछ डिफ्यूजन के जैसे अंदर आराम से चल जाएंगे खुद ही। ठीक है। अब कुछ जो है ऐसे स्टार बनने में इन्होंने अंदर जाना है, तो ये कैसे जाएंगे अंदर? इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन लगी है, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा खोला किया है, यहाँ से आराम से जो है कुछ मालिक्यूल अंदर की तरफ क्या कर गए हैं? मूव कर गए हैं। ठीक है। तो हेल्प किसने की है? यहाँ पे प्रोटीन ने हेल्प की है। तो इसे इसलिए नाम क्या दे दिया गया है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन दोनों में हुआ क्या है? मालिक्यूल जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें भी यही चीज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन साथ में, प्रोटीन ने इसकी हेल्प की है। ठीक है। लेकिन है क्या? दोनों ही ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। मालिक्यूल्स का खुद ही हाई कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना। ठीक है। चले, काफ़ी आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।